हेलो, दिस इज आदित्य जोशी एंड हमें फिलीपींस में रहते हुए 1 मंथ हो चुका है। तो ये है 1 मंथ अपडेट की फर्स्ट मंथ में आपको जब दूसरी कंट्री में जाते हो, जैसे फिलीपींस में आया तो क्या होता है, कैसे होता है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, मैंने यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, कैसी कंट्री मुझे लगी और क्या चीज़ें मैंने सीखी। तो स्टार्टिंग ऑफ विद एजुकेशन, क्योंकि एनएमसी वगैरह के साथ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और न्यू गाइडलाइंस गैजेट्स वगैरह आ रहे हैं। तो हमारे कॉलेज ऑफिशियल्स ने हमें ये बोला कि डरने की जरूरत नहीं और ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी। बीएस प्लस एमडी को ऑन पेपर अलग अलग दिखाया जाएगा, लेकिन ऑफ पेपर इंट्रामेट जैसी चीजें चालू हो जाएंगी, जिससे कि आप एनएट जैसे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बीएस में पढ़ पाओगे। अब ये इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की ऑन पेपर, लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो अभी तक मेरी कॉलेज की क्लासेस ऑन पेपर तो चल रही है, लेकिन ऑफ पेपर मैं हफ्ते में शायद 1-2 बार ही कॉलेज जाता हूँ। तो इससे आपको समझ आता है कि फॉरेन जाके ऐसा नहीं हुआ कि मैं हर दिन कॉलेज गया, हर दिन पढ़ाई करी। हफ्ते में मैक्सिमम 2 दिन मेरी क्लास हुई थी, जिसमें से एक दिन तो शायद टीचर भी नहीं आया था। आज भी 12 बजे क्लास होनी थी, फिर वो पोस्टपोन्ड होकर 1 बजे हुई, फिर वो 1:30 बजे हुई और आधे घंटे का काम था बस। तो एजुकेशन के हिसाब से तो यही, बाकी सेल्फ स्टडी बच्चे करते रहते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स बना लेते हैं, एनएट जैसे सब्जेक्ट्स को पहले से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक अलग चीज जो मैंने देखी वो ये था कि इंडिया में बायोकेम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपने देखा होगा एमबीबीएस में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनएट, ये 3 मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे फिजियोलॉजी और एनएट तो है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को मेजर माना ही नहीं जाता। ना के बराबर पढ़ाई है, ना के बराबर उसके पेपर है, तो बच्चे उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन बायोकेम में फोकस आपको करना चाहिए अगर आपको नेक्स्ट जैसे पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है। ये चीज मैंने सीखी। दूसरी चीज, यहाँ पे जब आप शिफ्ट होते हो तो आपको ये देखना होता है कि घर जैसी सिचुएशन तो नहीं रहेगी। घर से बहुत अलग माहौल होता है, क्योंकि आपको घर पे जैसे टाइम पे खाना मिलता था, यहाँ टाइम पे खाना मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मेस भी लगाते हो तो भी डिलीवरी। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक होती है टेक आउट और एक होता है डाइन इन। डाइन इन में जाके आप वहां बैठ के खा सकते हो, टेक आउट में वो पैक करके आपको या तो होम डिलीवर करेंगे या आप लेके आ सकते हो। तो हमने डिलीवरी लगा रखी थी, तो उन्होंने बोला कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन कभी कभार खाना 11 बजे आ जाता है, कभी कभार 3, साढ़े 3, 4 भी बज जाते हैं। तो खाने की ड्यूरेशन जब इतनी फ्लक्चुएट होती है तो उसके हिसाब से आपके काम आगे पीछे होने लग जाते हैं। अब जिम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मुझे जिम का बहुत शौक था। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जिम अकेला कुछ नहीं कर पाता जब तक न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट ना करे। ये चीज तो सबको पता होती है कि न्यूट्रिशन, स्पेसिफिकली अगर जिम फ्रीक्स को पता होगा, प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैलोरीज काउंट करनी होती है। तो यहाँ पे कैलोरीज नहीं मिल पाती, प्रोटीन इनटेक बहुत गिर जाता है, तो मसल मास गिरने लगता है। कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है चीजें। इंडिया में जो चीजें थी वही सेम चीजें यहाँ पे डबल रेट में भी मिल जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ चीजों में मैंने नोटिस किया कि इंडिया वाले प्राइजेस है, बस आगे पैसोस लगा हुआ है। जैसे एग की क्रेट का मैंने पहले भी शायद आपको एग्जांपल दिया था, तो एग की क्रेट यहाँ पे 220, 245 की है पैसोस। तो पैसोस में कन्वर्जन रेट आ जाता है 1.41 या 42 चल रहा है अभी। ये चीजें हो गई ग्रोसरी रिलेटेड। अगर ग्रोसरी और शॉपिंग की मैं और बातें करूं तो बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं जो रात को 9 बजे बंद हो जाती हैं। जैसे मॉल्स हैं, यहाँ पे बहुत पास में एक एसएम सेंटर है, साउथ मॉल, एसएम की फुल फॉर्म है साउथ मॉल। तो एसएम सेंटर है, यहाँ से थोड़ी दूर जाओ तो एसएम मॉल है। एसएम मॉल ज्यादा बड़ा है, एसएम सेंटर थोड़ा छोटा है। अब इन चीजों में क्या होता है, इन सब प्लेसेस में ये 9 बजे रात के बंद हो जाते हैं। तो रात के 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले आपको जाके ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करनी होती है। कुछ चीजें होती है जैसे 7-Eleven, वो सारी रात खुली होती है, तो वहां आप जाके चीजें खरीद सकते हो, लेकिन वहां पे प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं। अगर रोड और ट्रैवल और नाइट लाइफ की बात करें, नाइट लाइफ का तो अलग ही सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन रोड ट्रैवल वगैरह की बात करें तो मैंने देखा कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। बसेस बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, रोड्स बहुत अच्छी है, कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। ये सारी तो वो चीज़ें हो गई जो मैंने ऑब्जर्व करी। अब ये सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने ग्राउंड रियलिटी इन फिलीपींस, जिसका आपको शायद डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा लिंक, उसमें मैंने सब कुछ शेयर किया था। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन रोड्स यहाँ काफ़ी अच्छी हैं। मौसम जैसे अभी शाम होने वाली है, तो जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, तभी मैं वीडियो जल्दी जल्दी शूट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि रात को मुझे काम भी हो जाएगा और सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला। आज मुझे कॉलेज जाना था और यही समय मिला मुझे वीडियो शूट करने का, लेकिन सूरज अब नीचे नीचे जा रहा है, तो मुझे वीडियो जल्दी से शूट करके ख़त्म करनी पड़ेगी। इवनिंग्स यहाँ बहुत ब्यूटीफुल होंगी। मैं आपको 1-2 पिक्स दिखाऊंगा जो मैंने कल ही खींची थी। तो इवनिंग्स का आपको पता चलेगा कि सनसेट्स और मॉर्निंग में सनराइज कितने अच्छे होते हैं यहाँ पे। अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हो, जैसे हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं, लाइब्रेरी जैसी पब्लिक स्पेसेस आपको ईजिली एक्सेसिबल होंगे, जहाँ आप जा सकते हो।
स्विमिंग पूल का ऐसा है, वहाँ भी फ्रेश वाटर तो नहीं होता, वहाँ हार्ड वाटर होता है। और हार्ड वाटर से बालों का क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। हार्ड वाटर की एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे आज भी हमने अगर कपड़े धोने लगाए, मशीन लगाई, तो मशीन में भी कपड़ों के कलर निकलने लग जाते हैं हार्ड वाटर की वजह से। ये सब तो जनरल प्रॉब्लम्स रहती हैं। और क्या आप देखते हो कि ग्रुप्स बनने लगते हैं, बच्चों के फ्रेंड सर्कल बनने लगते हैं। वो फ्रेंड सर्कल डिफाइन करेगा कि बच्चा कैसा जाके आगे बनेगा। पीयर प्रेशर यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम होता है। आप देखोगे बियर, एल्कोहल और ऐसी चीजें जो होती हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं, वो यहाँ बहुत सस्ती है एज कंपेयर टू इंडिया। फिलीपींस आपने देखा भी होगा कि नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस होते हैं, इसलिए अल्कोहल जैसी चीजें जेन्युइनली ऑब्वियसली सस्ती होती है। इसी वजह से अब कुछ जगहों पे पानी से सस्ता अल्कोहल है, तो बच्चे क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं। अब अल्कोहल का क्या होता है, एक बार आप पियो तो उसकी आदत लगने लग जाती है, और आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर आपका पूरा ग्रुप अल्कोहलिक है तो ऑफकोर्स आप अल्कोहल पियोगे। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं। कॉमन चीज है, वो आपको उससे कैसे बचना है, कैसे दूर रहना है, वो आपके ऊपर होता है। सिर्फ यहाँ नहीं, यूक्रेन में भी ये बहुत चलता था, ऑलमोस्ट हर फॉरेन कंट्री में ये सब चलता रहता है। नाइट लाइफ की बात करें, नाइट लाइफ यहाँ बहुत एक्टिव है। हम एनसीआर में रहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में रहते हैं, हम एग्जैक्टली मनीला में नहीं रहते। नाइट लाइफ लेकिन स्टिल भी यहाँ बहुत एक्टिव है। यहाँ क्लब्स, पब्स और ये सारी चीज़ें सारी रात खुली रहती है। लाउड म्यूजिक आपको सुनाई दे जाएगा, और अंदर यूजुअली बहुत अजीब चीज़ें चलती रहती है नाइट लाइफ के नाम पे। और मैंने यहाँ क्या देखा, मैंने देखा कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं देखता हूँ कि 12th तक क्या होता है, बहुत बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत होती है कि ट्यूशन गए, ट्यूशन वाले सर ने पढ़ा दिया, स्कूल गए, स्कूल वाली मैम ने पढ़ा दिया, खुद ने सेल्फ स्टडी करी नहीं और उगल दिया पेपर में। ये यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको सेल्फ स्टडी पे रिलाय करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी ही आपका वेपन होगा इस बैटल में। जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, जो लोग सिटिंग नहीं कर पाते, उनको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि कॉलेज में भी मैंने नोटिस किया, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि हिस्टोलॉजी जैसे एसेंशियल टॉपिक्स और एसेंशियल सब्जेक्ट्स भी ये लोग स्लाइड शो में पढ़ाते हैं। अब यहाँ कैडेवर की कमी है, ये सब मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ। कैडेवर यहाँ बोले गए थे बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, कैडेवर कम है। इंडिया के मुकाबले तो बहुत कम है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले ज़्यादा है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर है लेकिन उतना नहीं है। हिस्टोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, उनके लिए स्लाइड शो दिखा देंगे और उसमें जितना समझ आ रहा है देख लो। स्लाइड शो अपडेट भी नहीं करते सालों सालों तक। पेपरों की ऐसी हालत है कि अभी तो ऑनलाइन पेपर चल रहे थे, कह रहे थे जब एनरोल हो जाएंगे तो ऑफलाइन पेपर चलेंगे। ये मैं एमडी फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बीएस में हूँ। तो एमडी फर्स्ट ईयर के अभी पेपर हुए ऑनलाइन, और ऑनलाइन पेपर्स में शानदार चीटिंग चलती है। अब शानदार चीटिंग चलेगी तो ऑब्वियस बात है बच्चों के नंबर ऊपर आते रहेंगे, अच्छे आते रहेंगे। तो नंबरों से अपनी प्रोग्रेस को यहाँ नहीं देखने की जरूरत है। टीचर पूरा पढ़ाता नहीं है, टीचर पूरा पूछता नहीं है। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लोगे तो उसी में से आपका 99% पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी। और क्या मैंने नोटिस किया, यहाँ मैकडोनल्ड, डोमिनोज जैसी चीज़ों का कल्चर बहुत ज़्यादा है, इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। स्टारबक्स वगैरह हो गए। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की आदत है, आप यहाँ खुश रह सकते हो। लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या है कि यहाँ पे अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनकी 99% चीज़ों में तो नॉनवेज डला है। और चिकन को ये कम खाते हैं, पोर्क बीफ ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप नॉनवेज खाते भी हो तो आपको स्पेसिफिकली उनसे बार बार पूछना पड़ेगा कि इसमें बीफ है कि नहीं है। इनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, मुझे नहीं पता इनकी ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोल पाते। आप उनसे फ्लुएंटली इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल पाओगे। यू नीड टू हैव शॉर्ट सेंटेंसेस और शॉर्ट वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, लाइक हाउ मच प्राइस, ऐसे करके उनसे बात करनी पड़ती है। तो ये तो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं हर कंट्री में, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि इंग्लिश ऑलमोस्ट सबको समझ आ जाती है। इसकी वजह से इंटरैक्शन ईजी हो जाता है और आपको दिक्कत नहीं आती शॉप्स में जाने में और लोकल वेंडर्स वगैरह से सब्जी या ऐसी चीज़ें खरीदने में। सब्जियों से याद आया कि यहाँ पे एक सब्जी मार्केट है जो थोड़ा दूर है, जपोटे में। लोकल सब्जी मार्केट है, यहाँ पे सब्जियाँ और फ्रूट्स और ऐसे रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। उसमें जिपनी में जाना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था, लंबा सा है, विक्रम जैसा, ऑटो जैसा। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक और पॉइंट ये है कि अगर आप बोल दो आप स्टूडेंट हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। पढ़ाई का यहाँ अभी ऐसा चल रहा है कि हफ्ते में 2 ही क्लास है, तो ऑब्वियस बात है हमारे पास अभी टाइम ज़्यादा है, तो वो टाइम बहुत बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई में और बाकी बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टिंग में। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। नए नए दोस्त आप बनाओगे, न्यू जगह आए, ऑब्वियस बात है वो दोस्त स्टिक करेंगे या नहीं वो आपके ऊपर है। दोस्त आएंगे, दोस्त जाएंगे, हर पर्सन से आप न्यू न्यू चीज़ें सीखोगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। नए एक्सपीरियंसेस
बहुत सारे होंगे। आप जब यहाँ पे आओगे आप देखोगे कि एक्चुअल में लाइफ कितनी टफ हो जाती है जब आप पेरेंट्स के शैडो से बाहर निकलते हो, जब आपको प्लान करना है कि कपड़े कब धोने और कब सुखाने ताकि अगले दिन आप पहन सको, जब आपको प्लान करना है कि खाना कब खाना है ताकि जिम जा सको, जब आपको प्लान करना है कि पैसे कैसे बचाने हैं ताकि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके कुछ खा सको, क्योंकि पैसे लिमिटेड होते हैं और आपको बजट बनाना पड़ता है। इन सब बातों के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। आपको डोर लॉक करके बाहर जाना है, कोई चोरी कर लेगा तो क्या होगा, घर पे तो ऐसे ही निकल जाते थे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है अपनी चीजों की, अपनी बिलोंगिंग्स की। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कैसे बजट बनाएं, कैसे पैसे बचाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जैसे आप बाहर अकेले घूम रहे हो तो सेफ्टी कैसे रखोगे। तो ग्रुप्स में घूमना होता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट उन्हीं के साथ करना चाहिए जिनके साथ आपको सेफ लगे। ये सारी तो चीजें हैं जो आप ग्राउंड में जब आप आते हो किसी और जगह, अकेले रहने आते हो तो आप सीख जाते हो। ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे ऐसा लगा हो कि मेरे क्षमता से बाहर है। हर चीज आप कर लोगे, हर चीज आप अडेप्ट इवॉल्व कर लोगे। तो एक मंथ में मैंने बहुत सारे लेसन सीखे, एक मंथ में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, एक मंथ में मैंने बहुत सारी प्रोग्रेस करी। एंड आई कैन से कि एक मंथ में मुझे समझ आ गया कि फिलीपींस में एक्चुअली में कैसे रहना होता है, कहाँ से चीज़ें खरीदनी होती है, कौन से मॉल में नहीं जाना, कौन से मॉल में जाना है, किस मॉल की क्या स्पेशलिटी है, मॉल्स कब बंद होंगे कब खुलेंगे, क्योंकि यहाँ मॉल्स का ज़्यादा कल्चर है, शॉप्स का कल्चर कम है। मैंने देखा कि कैसे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे बजट कैसे बनाना है, मुझे बिल्स टाइम पे कैसे पे करने हैं। घर पे तो पेरेंट्स पे करते थे ना बिल्स, यहाँ पे आपको देखना है कि आपको बिल टाइम पे करना है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ टाइम पे करना है। आपको टिफिन कब खाना है, आपको खाना कब खाना है, कैसे खाना है, अपनी डाइट न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखना है, हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, और आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो ये था मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन फिलीपींस। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। हेलो, दिस इज आदित्य जोशी और आज मैं आपको दूंगा 1 मंथ अपडेट इन फिलीपींस। तो हम फिलीपींस में अप्रॉक्सीमेटली 6 सितंबर को शायद लैंड हो गए थे। अभी सितंबर चल रहा है, 6 जुलाई को लैंड हुए थे, नहीं 6 अगस्त को लैंड हुए थे। ओके गलत हो गया।